गाइस, होप कर सकते हैं कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम अपना लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जो चैप्टर 5 को आज फिनिश करेगी। तो वो उस यूनिट का नाम है आपका केमिकल इक्वेशंस। ठीक, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे कि आप मैथ में पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सेम वैसी ही होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? जो केमिकल इक्वेशन होती है वो आपकी एक बैलेंस्ड अकाउंट की तरह होती है, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन होता है। किसका? एटम्स का। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। और ये केवल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ही नहीं, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज भी आपको बताती हैं। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन तो आपकी हो गई। तो केमिकल इक्वेशन अगर डिफिनीशन वाइज समझना चाहें तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड account of a chemical transaction. ठीक, it is not merely qualitative, only qualitative properties but also a quantitative property too. ठीक, तो अब आगे चलते हैं कि ये आपको क्या क्या बताती है। ठीक, it gives पहला पॉइंट आपका क्या होगा? मोल्स एंड मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्शन लिखेंगे तो आपको उससे एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि उसमें कितने मोल्स हैं हर एक एलिमेंट के और कितना मास है हर एक एलिमेंट का। ठीक, अगर वो गैस है उसमें, ठीक, उसमें गैस प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा किसमें? एसटीपी में। ठीक, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, वो क्या होगा? आपको वॉल्यूम बताएगा गैस की इन एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं? ठीक, इंफॉर्मेशन कन्वेड। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का। ठीक, 2 KClO3 MnO2 हीट। ठीक, ये आपको क्या देगा? 2 KCl प्लस 3O2। ठीक, ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब क्या होगा इसमें? क्या होगी? स्टेट भी आपकी मेंशन रहती है हर एक एलिमेंट की। ठीक, ये हो गया। फिर क्या होता है? इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, MnO2 को बोलते हैं मैग्नीशियम परऑक्साइड। ठीक है, यह है आपकी पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, और यह है आपकी ऑक्सीजन। तो आपका स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होगा या स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी उसमें इतनी चीजें होती हैं। और ये डेल्टा क्या है? ये हीट का साइन है। ठीक है, कि आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इसको ब्रेक कर रहे हैं दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो इतनी चीजें तो इक्वेशन में होती है। एक बैलेंस्ड और आइडियल केमिकल इक्वेशन इतनी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस। ठीक, मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस मतलब इसके साथ साथ इसके क्या क्या होंगे? आपके आरएमएम भी दिए होंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हर एक एलिमेंट का। ठीक, ये मॉलिक्यूल है तो ये सीधा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इस तरह क्या होंगे? आपके सबके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिए होंगे। ठीक, अब जब आप उसको बैलेंस कर लेंगे, इक्वेशन तो पहले बैलेंस होती नहीं, जब बैलेंस कर लेंगे उसके बाद क्या आएगा? रिलेटिव मासेस।
ये तो केवल आपको KClO3 का केवल मास दिया होगा, लेकिन 2KClO3 का कितना होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आगे कौन सा होल नंबर आपको गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं द रिलेटिव मासेस। टू KClO3, ठीक। अब KClO3 का मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो 2 इंटू KClO3 का मास कर लेंगे तो आपको इसका पूरा मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू KCl कर लेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा, 3 इंटू O2 कर लेंगे तो आपको इसका पूरे का मास मिल जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव मासेस। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसकी होती है, गैसेस की होती है। किसमें होती है, एसटीपी में होती है। इसमें केवल एक ही गैसेस है, कौन सी, ये, ठीक। तो 3 इंटू O2 कर लेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, ठीक है। और एक मोल में कितनी लीटर होती है, 22.4, ठीक है। तो 3 मोल में कितनी होगी, 3 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये तीन चीजें हम क्या करते हैं, इसमें से निकालते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद आते हैं स्टेप्स पे। ठीक, किस चीज के स्टेप्स है ये, एक केमिकल इक्वेशन लिखने के, ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है वो चीज देखने की। अब पहला स्टेप क्या होगा, आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक। केमिकल इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी या क्वेश्चन में दी होगी, उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, हर एक एलिमेंट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आपको उसके नीचे मासेस लिखने पड़ेंगे, ठीक, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। यानी KClO3 के नीचे उसका वेट, KCl के नीचे उसका मॉलिक्यूलर वेट, O2 के नीचे उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। फिर उसके बाद उन सब के नाम लिखने रहेंगे, ठीक। कंडीशंस को एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में चले तो क्या होगा, ये जो आपकी स्टेट मेंशन है, हर एलिमेंट के साथ स्टेट मेंशन होगी, और क्या होगा, जो भी वेट की यूनिट है सबकी बराबर होगी। अगर इसका ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका भी ग्राम में होगा, इसका भी ग्राम में होगा। अगर ये मोल में है तो ये मोल में होगा, ये मोल में होगा। ये मॉलिक्यूल में है तो ये मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल में होगा। अगर ये एटम में है तो ये भी एटम, ये भी एटम में होगा, ठीक। तो सब एलिमेंट्स की यूनिट क्या होंगी, बराबर होंगी, किसी की अलग अलग नहीं होगी। तो ये हो गए आपके 3 स्टेप। अब चौथा क्या है, आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि उसमें से गैसियस एलिमेंट कौन सा है, केवल उसकी यूनिट किसमें होगी, लीटर पे होगी, एसटीपी में लीटर में होगी। पहले तो आप ग्राम में लिख देंगे, लेकिन उसके नीचे ब्रैकेट में आप उसकी वॉल्यूम भी मेंशन करेंगे, ठीक। तो ये आपके होते हैं 4 स्टेप एक केमिकल इक्वेशन लिखने की। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। आपकी बुक का एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट व्हेन एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 है और कॉमन सॉल्ट है NaCl, ठीक। आपको इस तरह क्वेश्चन में सीधा इक्वेशन नहीं प्रोवाइड होगी, आपको क्वेश्चन पढ़ के बनानी पड़ेगी, ठीक। फिर उसके बाद तो बैलेंसिंग है ही। फिर सॉल्यूशन यील्ड्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ठीक, यानी AgCl प्लस। फिर क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का मास दिया हुआ है कितना, 0.28 ग्राम। ये कौन सा मास है, गिवन मास है ये, ठीक, गिवन मास। अभी मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन एंड आल्सो द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म। AgCl बन गया। एक और चीज क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर देखें तो Cl इधर आ गया तो ये NO3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा आपका NaNO3। ये आपकी क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। बैलेंसिंग इसमें करने की जरूरत तो है नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। अब बात आती है किसकी, मास कैलकुलेट की। ठीक, तो एलिमेंट के नीचे उसका मास होगा, क्या होगा, Ag का मास 108 प्लस नाइट्रोजन का मास 14 प्लस O3 यानी 3 इंटू 16 कितना 48। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 170। अब इसमें सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का मास होगा 23 प्लस क्लोराइड का मास कितना होता है 35.5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 58.5। ठीक है, सारी चीजें ग्राम में होंगी। ठीक, अब AgCl का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AgCl का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 108 प्लस 35.5 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 143.5। NaNO3 का वैसे ही सोडियम का मास 23 प्लस नाइट्रोजन का मास 14 प्लस O3 यानी 16 इंटू 3 48। ठीक, ऐड कर लेंगे कितना आएगा 85। ठीक, ये भी ग्राम में होगा। तो इतनी चीजें अब हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन। इतने में सोडियम क्लोराइड कितना होगा, जब सिल्वर क्लोराइड इतना बन रहा है तो सोडियम क्लोराइड कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 143.5 ठीक फॉर्म होने में 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लगती है तो 0.8 फॉर्म होने में 0.28 फॉर्म होने में कितनी लगेगी। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले एक के लिए निकाल लें फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक के लिए कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम के लिए 58.5 डिवाइडेड बाई 143.5। जो हम मैथ में करते चले जाते हैं वही चीज यहां पे भी करनी है। एक के लिए ये निकल आया, अब पूछा किसके लिए 0.28 के लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड कितनी जरूरत होगी 0.28 AgCl फॉर्म करने के लिए। तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.114 ग्राम। ठीक, अब क्या पूछा था NaNO3 के बारे में। ठीक है, NaNO3 के लिए NaCl हमने निकाल लिया है, NaCl से ही NaNO3 बन रहा है। फिर इसी तरह इसमें भी होगा, कैसे, अगर 58.5 NaCl बनने में कितने 85 ग्राम NaNO3 बनता है तो फिर 0.114 ग्राम फॉर्म होने में कितना लगेगा, वही सिंपल 85/58.5 इंटू 0.114। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.165 ग्राम। ये किसका हो गया आपका NaCl, ये क्या हो गया NaNO3। तो इस तरह क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक, एक नंबर इसका, ठीक है, दूसरा नंबर इसका सारे मासेस लिखने का,
तीसरा नंबर इसका, चौथा नंबर इसका, और पांचवा नंबर आखिरी में किसके मिलेंगे, जब आप इसको लिखेंगे कि इतने AgCl फॉर्म करने के लिए हमें इतने NaCl की जरूरत पड़ेगी। दूसरी लाइन, इतना NaCl फॉर्म करने के लिए हमें इतना NaCl से हमें इतना MaNO3 मिलेगा। तो आधा नंबर उस लाइन का, आधा नंबर इस लाइन का। तो ये बनता है आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक, जिसमें ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कल एम्पिरिकल फॉर्मूले में 5-6 ब्लॉक बने थे, वैसे ही इसमें भी ये स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स के हिसाब से इस क्वेश्चन की मार्किंग होती है। तो इस तरह आपके एग्जांपल दिए हुए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 5 होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका 6th चैप्टर जो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और लॉकडाउन का फायदा लीजिए। थैंक यू।